ओके, देखो अगला टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ये कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन, लाइक मान लिया कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ और एरिया अगर कांस्टेंट रखें, लेंथ और एरिया क्या रखें, कांस्टेंट रखें, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो इस कंडक्टर के एंड्स पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इससे करंट फ्लो करेगी। ठीक है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर सुन लो, किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस कंडक्टर के लेंथ, एरिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो इस पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ठीक, अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो V इक्वल टू आई आर, यहां जो R है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस अपोज कैसे होगा, ध्यान से बनना। जब हमने बेटा क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसमें मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर वो मूव करेंगे, मूव करेंगे ना। ड्रिफ्ट लॉसी के कंसेप्ट में बताया था कि ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो लगातार इसके अंदर एटम, इस कंडक्टर के अंदर जो आयंस है या एटम है उनसे लगातार क्या करेगा, कोलाइड करेगा। क्या करेगा, कोलाइड करेगा। अब कोलिजन जितना ज्यादा होगा इसके मोशन पे अपोज क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये जो कोलिजन के थ्रू जो मोशन पे अपोज आ रहा है इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन के, इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। इसके जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, ओम। इसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा इस फॉर्मूले को हम R के टर्म में अगर लिखें तो R इक्वल टू V अपॉन I, यानी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू तुम्हारे पास पता है तो वो लगा करके हम R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम एक बात पूछे आपसे कि जो R है क्या ये V और I पे डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से, क्या ये R V और I पे डिपेंड कर रहा है, R डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंडक्टर पे, कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनके मोशन पर, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम पे। ये यहां डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, देखो अगर V की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो सेम रेशियो में I की वैल्यू बढ़ेगी ना, दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, वैल्यू कट गई ना। मान लो अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल आपने बढ़ाया, कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का, तो करंट भी 2 एम्पियर के टर्म में बढ़ी, मान लिया बढ़ी ना, तो दोनों वैल्यू क्या हो गए, कैंसिल। तो रेशियो जो पहले था वो रेशियो अभी भी आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मतलब R की वैल्यू V और I पे डिपेंड नहीं करेगी, V और I पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर डिपेंड नहीं करेगी तो हम R को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपली अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कंडक्टर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना काम करा रहे हैं और चार्ज इतना फ्लो कर रहा है तो हम ये लगाकर निकाल लेंगे। लेकिन अगर केवल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, कंडक्टर का एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, उसके बेस पे लगाना है, तो उस केस पर ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर, वोल्टेज और करंट पे, वोल्टेज और करंट पे। यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं देखेंगे। डिपेंडेंस हम किसके बेस पर देखेंगे, लेंथ पर, एरिया पर और मटेरियल पर, लेंथ पर, एरिया पर और मटेरियल पर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। सिंपली क्वेश्चन में बोल रहा है V और I दे रखा है तो R निकाल सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्मूले से अगर देखें तो R इन दोनों पे डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरे बढ़ेगी सेम रेशियो से, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो R यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, ये नहीं कह पाएंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये नहीं है। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर, नोट डाउन। देखो बेटा अगला जो टॉपिक है उसमें हम फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा।
अभी एक फैक्टर्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास दो कंडक्टर हैं। पहले केस में हम एरिया दोनों का सेम रखेंगे। पहला कंडक्टर है ये, इसकी लेंथ L है, मान लो कुछ भी मान लो 1 मीटर मान लो, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। और दूसरा वायर है हमारे पास एक और सेम एरिया का, इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, अब इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है कि अगर चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव करेगा तो लगातार वो कोलाइड करेगा आयन से और एटम से। अगर वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, जैसे दूसरे वाले कंडक्टर में हम देखें तो डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी। जहां इसकी लेंथ कितनी है 1.5 है, तो डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी। ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी तो ऑब्स्टिकल क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी अपोजिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम है तो डिस्टेंस कम चलनी पड़ेगी, तो इस पर अपोजिंग फोर्स क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब साफ है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि अपोजिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर लेंथ कम है तो अपोजिंग फोर्स क्या होगा? कम होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सो एल यहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि रेजिस्टेंस हमारा जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब की बार अगले केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा? अगले केस पे हम कर रहे हैं कि दो वायर ले रहे हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, लेंथ हमारी सेम है। तो एक वायर ये है, ठीक है, लेंथ L, लेंथ सेम रखनी है, ये पहले केस के लिए हमने बताया। ठीक, और यहां पर दूसरा वायर है, ये वायर है सिलिंड्रिकल वायर, वायर हमारे सिलिंड्रिकल होते ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस मान लिया कितना है? R2 है। दोनों की लेंथ सेम है, यानी पाथ जो जाना है वो सेम है, बट इसकी जो रेडियस है वो R1 है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस बहुत पास पास होंगे, पास पास होंगे तो उनका कोलिजन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोलिजन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अपोजिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी एरिया कम होने पे चार्ज पास पास आ गए, इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, जिनका कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा तो अपोजिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। अब अगर हम इसकी बात करें सेकेंड वाले कंडक्टर की, देखो इसमें क्या बात करते हैं, इसमें एरिया बढ़ गया तो अभी जो यहां पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, लेकिन यहां एरिया कम था तो पास पास थे, यहां एरिया क्या है? ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर दूर होंगे। दूर होंगे तो मतलब कोलिजन जो होगा या जो अपोजिंग फोर्स इनके मोशन पे काम करेगा वो क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो मतलब क्या हुआ? एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां से साफ पता लगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। किसके? एरिया के। ए यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है यहां पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, आगे देखो बेटा, एक तीसरा पॉइंट और है, ये पढ़ा था आपने कि जो आर है वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल, मटेरियल नहीं, टाइप ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कंडक्टर। इसको आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको आगे प्रूफ करेंगे कैसे डिपेंड करता है। ठीक, कि जो आर है वो टाइप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी बात आगे करने वाले हैं। और एक पॉइंट और शायद 10th में पढ़ा था कि जो आर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है।
अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी बात यहां पर करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमने जो 2 पॉइंट निकाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगर इन दोनों पॉइंट को देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, तो इसे रो बोलेंगे, L अपॉन ए, L अपॉन ए। ठीक, R इक्वल टू रो L बाई ए। यहां पे जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसकी यूनिट बनाने जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखना, फॉर्मूला बनाते हैं और डेफिनेशन बनाते हैं। तो R इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ा रो L बाई ए, तो फॉर्मूला अगर यहां से बना है तो रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक, यूनिट देख लेते हैं जरा, तो R जो यहां पर है उसकी यूनिट होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, ये से कैंसिल हुआ तो यूनिट आ गई ओम मीटर, ये यूनिट हो गई। ठीक है, अब हम आपसे पूछे डेफिनेशन क्या होगी, तो उसके लिए अगर इस फॉर्मूले में हम जो कंडक्टर ले रहे हैं उसकी लेंथ को हम 1 मीटर मान लें या 1 यूनिट बोल दें, और जो एरिया है उसे 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर बोल दें। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है ये जस्ट इक्वल होगा रेजिस्टेंस के। इट मींस दैट वी कैन डिफाइन दैट the resistivity is just equal to the resistance of the conductor when the length of the conductor is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, और ये बात और आगे हम दिखाने वाले हैं भी कि जो रेजिस्टेंस है वो ए और एल पे डिपेंड नहीं करेगा। आप यहां पे देख भी सकते हो, अगर एरिया बढ़ाओगे तो सेम रेशियो में लेंथ क्या होगी, घटेगी, अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया सेम रेशियो में क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना, तो ओवरऑल जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी रो ए और एल पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले के तौर पे भी देखेंगे कि जो रो है वो ए एरिया लेंथ एल पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, कोई डाउट, वो भी देखेंगे, वो तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, एक बढ़ रहा तो एक घट रहा, जिसकी कहानी तुमने अभी बताई थी। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंडेंस है। ठीक है, जो आपके पास नोट्स में गिवन है आई थिंक। ठीक, आगे बढ़ जाए क्या, देख लो भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका सरफेस एरिया ए है। ठीक है, और इसको हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी या सेल से। जब कनेक्ट करोगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल टर्मिनल और ये लो पोटेंशियल टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते दिखाई देंगे, जिसकी वजह से करंट डेवलप होगी कितनी, आई, कितनी होगी, आई। ठीक, इस करंट की वैल्यू को निकालना है। तो करंट की वैल्यू अगर हम बात करें तो करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर करंट निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए, पहला इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, यानी क्यू की वैल्यू क्या है, और किसी एक चार्ज को कंडक्टर के एक एंड यानी लो टर्मिनल पॉइंट से, लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट तक चलने में कितना टाइम लग रहा है, वो चीजें निकालनी पड़ेगी। तो लेट कर लिया, लेट क्या लिया, दिखाई दे रहा है, मान लो ये लेंथ, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, हम बढ़ रहे हैं वैल्यू निकालने में चार्ज की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो गया V
सॉरी, V इक्वल टू A इंटू एल, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, मान लिया इस वायर के पर मीटर क्यूब पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, स्मॉल n, इसे नंबर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। ठीक है, तो इस पूरे कंडक्टर पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? वॉल्यूम इंटू एन, वॉल्यूम इंटू एन, यानी एन ए एल, इतना चार्ज हो गया, इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर हैं। ठीक, अब हमें निकालना है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से टोटल चार्ज कितना होगा, तभी क्यू की वैल्यू आएगी। क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, एन निकाला है एन ए एल इंटू ई, ये आ गया चार्ज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? Q इक्वल टू एन ए एल ई। कोई समस्या? अब हमें निकालना टाइम कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लगा, यानी लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल तक आने में कितना टाइम लगा। तो इसको हम निकालेंगे बेटा। मान लिया जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vd मूव कर रहा है, vd वेलोसिटी बोल दो वेक्टर फॉर्म में, और अगर केवल मैग्नीट्यूड में चलोगे तो vd ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा। और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लेंथ l है, डिस्टेंस कितनी है? l के बराबर। तो हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा l अपॉन pd, l अपॉन pd। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, देखो हमारे पास t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू भी आ चुकी है और साथ के साथ चार्ज भी आ चुका है। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो पुट करते हैं जरा, तो I इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन एल अपॉन वी डी। देख लो बेटा ध्यान से, हमने क्या किया है, ये वैल्यू यहां पर चार्ज की जगह पर और ये वाली वैल्यू, ये वाली यहाँ टाइम की जगह पे प्लेस कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, यहाँ पर जो L है, L से L कैंसिल और ये अपॉन के अपॉन ऊपर पहुंच गया, तो हमारी रिलेशन आ गया I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ये रिलेशन होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, ओके, यहाँ पे N और E कांस्टेंट होंगे एक कंडक्टर के लिए, लेकिन अगर हम यहां से रिलेशन और निकालें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? VD के। ठीक, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट की वैल्यू कंडक्टर में उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही नहीं तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कोई डाउट? आगे ना? पक्का? चलो चलो भाई देखो अगला टॉपिक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। इसको एक एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ मूव करेगा विथ वेलोसिटी vd, विथ वेलोसिटी vd। और करंट की डायरेक्शन जो दिखेगी वो ये होगी I। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E अप्लाई किया। तो अब सारे फॉर्मूले जो हमें इसमें यूज करने हैं वो लिख दे रहे हैं। जैसे I का फॉर्मूला हमने निकाला I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला ई टाउ बाई एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम देखें तो वो होता है V बाई एल, यानी पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन
लेंथ। अगर हम ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो I इक्वल्स टू एन ई ए, और ये यहां रखेंगे ई ई टाउ बाई एम, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू ई, ई रह गया था ना। अच्छा ई इक्वल टू क्या देखा हमने, v बाई एल रख सकते हैं क्या यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहां से एन ई स्क्वायर ए टाउ v अपॉन एल। तो I की जो वैल्यू आ गई I इक्वल टू आ गया एन ई स्क्वायर ए टाउ v बाई एल आ गया। अच्छा m रह गया, अच्छा m खा गए हम, कोई बात नहीं, क्लियर। अच्छा इसमें से एक काम कर रहे हैं, v को इधर ले आ रहे हैं I के डिवाइड में, तो I बाई v इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। ठीक, अभी हम पीछे फॉर्मूले देखे ओम्स लॉ में तो पढ़ा था R इक्वल टू वी बाई आई, क्या पढ़ा, R इक्वल टू वी बाई आई। तो ये तो I बाई वी लिखा है, रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे तो 1 बाई आर हो जाएगा ये। अगर इसको ऐसे लिखे तो 1 बाई आर, और रिवर्स कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा और ये टर्म कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, इस पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के मिल रहे हैं। देखो ए और एल की बात तो कर ली हमने, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी कोई प्रूफ करके निकाला है हमने, कोई ऐसे थ्योरी पे बात नहीं करी। देखो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक, और कुछ बातें हैं, एन यहाँ पर जो हमारा ई जो है वो कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है। तो अब दो बातें और रह जा रही हैं, एन और टाउ। ठीक है, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एन के। एन क्या है, नंबर चार्ज डेंसिटी, नंबर चार्ज यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कंडक्टर गुड कंडक्टर है, मतलब जो मटेरियल ले रहा है वो एक अच्छा कंडक्टर है, तो उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम एक ऐसा मटेरियल ले रहे हैं जिसका नंबर चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, एक आयरन का टुकड़ा ले लो और उतना ही बड़ा एक वुड का टुकड़ा ले लो, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा ले लो। अब बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है ना, लकड़ी के टुकड़े का ज्यादा है, तभी एक तरफ आग लगाओगे तो वहीं पे बर्न हो जाएंगे, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर आयरन के टुकड़े को आप गर्म करो तो क्या होगा, हीट लगातार पूरे 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 रॉड में क्या होगी, ट्रांसफर होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगला पॉइंट बेटा, जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और इसकी कहानी हम पढ़ के आए हैं कि जो टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब जब ये टॉर्क की प्लेस पे 1/t यहां रखोगे, यहां पर तो क्या होगा, टी ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब दिखेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। टकराने का रेट बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट गया। अगर रेट बढ़ेगा तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर अपोजिंग फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज करा दो, कंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करा दो, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, उल्टा लिख दिया है क्या, इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब टाइम बढ़ गया, कोलिजन का टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। अब टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है तो अब जो आयंस और इलेक्ट्रॉन से टकराने का जो टाइम है वो ज्यादा है, तो अपोजिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। अपोजिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब पहले मान लो 2 सेकंड में टकरा रहा था तो अब 6 सेकंड में टकरा रहा है। हर बार टकराने में एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, है ना। एनर्जी लॉस हुई मतलब अपोज हो रहा है, क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। अब जब वो 6 सेकंड में टकरा रहा है
तो हर बार 6 सेकंड बाद टकराएगा। पहले जहां 2 सेकंड बाद टकरा रहा था तो अब 6 सेकंड बाद टकराएगा। 6 सेकंड बाद टकराएगा तो क्या होगा, उसको मोशन करने के लिए स्पेस क्या हो गया, ज्यादा मिल गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। नहीं बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन चला 2 सेकंड बाद यहां टकरा गया। ठीक है, कब, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया। तो मान लो 2-2 सेकंड बाद पास के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। अब ज्यादा टकराएगा तो अपोजिंग फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वो जल्दी मूव करके दूसरे कंडक्टर के एंड पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इस एंड से चला था और इस एंड तक आने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि कोलिजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर यही कोलिजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो अब क्या हुआ, अब उसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। कम लगा ना, कम टाइम लग रहा है मतलब उस पर अपोजिंग फोर्स कम लग रहा है। कम अपोजिंग फोर्स है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में, अब बैठी दिमाग में, अभी दिक्कत है इसको, क्या प्रॉब्लम बताओ। हाँ हाँ, तो कम ही तो हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो कोलिजन के बीच का टाइम। टाइम अगर टाइम बढ़ रहा है तो ज्यादा टाइम बाद टकराएगा, ज्यादा टाइम बाद टकराएगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा, है ना। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक आने में टाइम इसको कम लगेगा, तो उसके मोशन का अपोज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर, कोई डाउट बेटा? अगला जो टॉपिक है इसमें मैं, इसी में हम अब रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस देखेंगे, मतलब वो फैक्टर्स जो रेजिस्टिविटी को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आर का जो फॉर्मूला भी निकाला है उसको लिख लेते हैं। आर का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, आर इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए, सॉरी ए नहीं, टाउ, टाउ और एल बाई ए। ठीक है, इसके जस्ट नीचे दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ के आए थे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जरा कंपेयर मारो बेटा, तो आर के प्लेस पे आर है, एल बाई ए के प्लेस पर एल बाई ए है, रो के प्लेस पे क्या दिख रहा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो का जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां पर एम अपॉन एन स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होगा। तो दो चीजें हैं यहां जो चेंज हो सकती हैं। पहला पॉइंट, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर चार्ज डेंसिटी, यानी रो जो होगा वो कंडक्टर के नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ द कंडक्टर, मटेरियल जो हम ले रहे हैं वो गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी उसकी, लो होगी। अगर वो बैड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, अब हमने पढ़ा है रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए। जो अभी पीछे हमने रेजिस्टेंस के लिए बात करी है एग्जैक्टली वही बात आ रही है रेजिस्टिविटी के लिए। क्लियर है? अब वहां पर हमने जो नोट्स में दिया है वो केवल सिंगल लिखा है रेजिस्टिविटी। क्यों रेजिस्टिविटी लिखा है, क्योंकि अभी हमने दिखाया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जस्ट इक्वल होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। तो जो जो केस रेजिस्टिविटी के लिए है वही केसेस किसके लिए हो जाएंगे, रेजिस्टेंस के लिए। एक चीज और बेटा, इस फॉर्मूले में हमें कहीं भी एल और ए नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो रो होगा वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, रो मटेरियल पे डिपेंड करेगा
और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक, ओके, हो गया भाई। तो देखो भाई, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वायर्स of a copper and other of magnet wire having the same resistance and equal thickness, which wire is longer? which wire is longer? ठीक है, दो वायर है, मटेरियल हमारे पास क्या है, कॉपर एंड मैग्नेट, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम मतलब एरिया क्या है, सेम है, किस वायर की लेंथ ज्यादा होगी, किस वायर की लेंथ ज्यादा होगी? तो बेटा यहां पर दोनों मटेरियल देख लो, पहला है कॉपर, दूसरा है मैग्नेट। मैग्नेट एक एलॉय है, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, और जब भी कोई मिक्सचर ऑफ मेटल होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो रो फॉर मैग्नेट इज ग्रेटर देन रो फॉर कॉपर। ये बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन ने एक हिंट दी है, क्या हिंट दी है, देखो हिंट दी है सेम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, और रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, इस्तेमाल कर देते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर यूज करें तो क्या हो जाएगा, रो फॉर मैग्नेट, लेंथ हमको निकालनी है तो लेंथ भी अलग होगी, अपॉन एरिया दोनों का क्या है, सेम है, तो ए लिखेंगे, इक्वल टू, यहां चलते हैं इसमें, तो क्या हो गया, रो फॉर कॉपर एंड लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ए, वन बाय वन स्टेप देखते चलना, क्लियर हो गया ना? ये चीज हमने रख दिया फॉर्मूले के बेस पर, जहां पर मैग्नेट है वहां पर रो फॉर मैग्नेट एंड लेंथ फॉर मैग्नेट, और जहां कॉपर है वहां पर कॉपर की रेजिस्टिविटी और उसकी लेंथ। अब एरिया से एरिया हो गया कट, एरिया से एरिया क्या हो गया, कट। अब इसको हम और क्या बना देंगे, ध्यान से देखना बेटा, लेंथ ऑफ मैग्नेट को इधर ले आ रहे हैं और कॉपर को इधर भेज दे रहे हैं, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी को यहां लिख दे रहे हैं और इसको उठाकर यहां ले आ रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना क्या बनेगा, तो रो फॉर मैग्नेट अपॉन रो फॉर कॉपर इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन रो फॉर मैग्नेट। बताओ कोई समस्या तो नहीं है यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब देखो अगली स्टेप ध्यान देना बेटा, यहां पर देखो जरा, ये क्या लिखा है, रो मैग्नेट इज ग्रेटर देन रो कॉपर, अगर इसको इधर डिवाइड कर दें, रो कॉपर को डिवाइड में ले आए तो क्या देखेंगे, इसका रेशियो ग्रेटर देन होगा क्या, 1 के। ठीक है, मतलब ये वाला जो रेशियो है रो मैग्नेट और रो कॉपर का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, और ये जो रेशियो है वो इसके बराबर भी है, इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ मैग्नेट ग्रेटर होगी किसके, 1 के। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या देखेंगे, ठीक, तो कॉपर वायर की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, मैग्नेट से, प्रूफ हो गया। कोई समस्या? चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार पूछा गया है, लिखा नहीं हमने यहाँ पर। When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electron is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. If it नहीं होगा, if होगा, क्या होगा, if the electron density in the wire is 8 into 10 to the power 28, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक, तो जो वैल्यू गिवन है उसको नोट करते हैं पहले, देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है, स्टार्टिंग से नोट करते चलते हैं। वायर की लेंथ आपको पता है कितनी है,
0.1 मीटर। ड्रिफ्ट स्पीड VD दे रखा है आपके पास कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N दे रखा है आपके पास 8 इंटू 10⁻28 मीटर पर मीटर क्यूब। व्हाट वी हैव टू फाइंड, देखो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ना वो वाला, रो इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर ए, सॉरी एन स्क्वायर इंटू टाउ, है ना रिलैक्सेशन टाइम, इसके पहले वाला, वो तो यहां लगता नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें VD नहीं आ रहा है, लेंथ भी नहीं है। हमने पढ़ा रो तो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहला क्वेश्चन ये आता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला में यहां बनाना पड़ेगा, ध्यान समझना। लेंथ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N है ना। तो हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, क्या पढ़ा करंट का फॉर्मूला, I इक्वल टू N E A VD, ध्यान से देखना, I इक्वल टू N E A VD। ठीक है भाई। अच्छा इस I को क्या लिख सकते हैं, हमें ये लेके आना रो लाना है, तो I को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई, पक्का लिख सकते हैं ना। अच्छा है, कहाँ लिखा है 5 वोल्ट, अच्छा वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज में लिखना भूल गए, देखे ध्यान से, 5 वोल्ट। ठीक है, तो देखो V बाई आर इक्वल टू N E A VD। ठीक है। अच्छा बेटा R की वैल्यू नहीं है इसमें, R की वैल्यू नहीं है, R को इधर मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो ये हो गया V इक्वल टू N E A VD इंटू R, और क्या R को हम ये लिख सकते हैं, A से A क्या गया कैंसिल, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या आया, N E VD इंटू L इंटू रो, तो रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया यहां से हमारे पास, V बाई N E VD इंटू L। अच्छा पहले वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम हमको पता नहीं है। ठीक, तो रो इक्वल टू V बाई N E VD बाई इंटू L। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 अपॉन N की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 इंटू 10⁻28, और E की वैल्यू पता होती है ना 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, VD की वैल्यू आपके पास पता है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और लेंथ आपको पता है कितनी बेटा 0.1, सारी वैल्यू पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस 5 है बेटा, सॉरी ये कितना है 5। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा हमारा वो आएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी।